आपने कभी सोचा है कि दो लोग बिल्कुल सेम जगह से स्टार्ट करते हैं? सेम टैलेंट, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम रिसोर्सेज। दोनों के पास वही एजुकेशन है, वही बैकग्राउंड है, वही ड्रीम्स है। लेकिन कुछ सालों बाद जब आप उन्हें देखते हो तो एक इंसान वहां पहुंच चुका होता है जहां उसने सपने देखे थे। वो खुश है, पीसफुल है, सक्सेसफुल है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, एक सैटिस्फैक्शन है, एक कॉन्टेंटमेंट है। और दूसरा इंसान अटका हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड, टायर्ड। रोज सुबह उठता है और सोचता है कि मैं तो इससे बेहतर कर सकता था, मेरे अंदर तो बहुत कुछ था। फिर कहां गलती हो गई? क्यों मैं वहां नहीं पहुंच पाया जहां मैं पहुंचना चाहता था? तो आखिर फर्क क्या है? आप सोचोगे शायद टैलेंट का फर्क है, शायद लक का, शायद किसी को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल गए। लेकिन नहीं। जिम मर्फी, जिन्होंने 30 सालों तक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एथलीट्स, सीईओएस, आर्टिस्ट्स के साथ काम किया है, वो कहते हैं कि असली फर्क टैलेंट का नहीं है, असली फर्क है इनर एक्सीलेंस का। और आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो इसी चीज के बारे में है। जिम मर्फी की किताब इनर एक्सीलेंस। ये किताब अलग है। ये आपको शॉर्टकट्स नहीं बताएगी, ये आपको क्विक टिप्स नहीं देगी। ये किताब आपको बदल देगी अंदर से। क्योंकि मर्फी समझ गए थे एक बात, कि जिंदगी में असली एक्सीलेंस बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। और आज के अगले 30 मिनट्स में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मर्फी ने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो बातें होने वाली हैं वो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, द इनविजिबल प्रिजन वी ऑल लाइव इन। तो जिम मर्फी अपनी किताब में सबसे पहले एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम सब एक इनविजिबल प्रिजन में रहते हैं, एक ऐसी जेल जिसमें कोई दीवारें नहीं है, कोई बार्स नहीं है, लेकिन हम फिर भी कैदी हैं। और वो जेल है हमारे अपने माइंड की, हमारे अपने डर की, हमारी सेल्फ सेंटर्डनेस की। अब आप सोचोगे कि सेल्फ सेंटर्डनेस का क्या मतलब है? क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि अपना भला सोचो, कंपिटिटिव बनो, आगे निकलो। तो फिर सेल्फ सेंटर्ड होना गलत कैसे हो गया? तो देखिए, मर्फी जो बात कह रहे हैं वो बहुत सटल है, बहुत गहरी है, और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम सब बचपन से यही सीखते आए हैं कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो हमें प्रूव करना होगा, दूसरों को दिखाना होगा कि हम कैपेबल हैं। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ तो पेरेंट्स खुश होंगे, कॉलेज में अच्छी रैंक आई तो रिलेटिव्स तारीफ करेंगे, अच्छी जॉब मिली तो सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी, प्रमोशन मिला तो लोग सोचेंगे कि हम टैलेंटेड हैं, सैलरी बढ़ी तो फ्रेंड्स इंप्रेस होंगे, बड़ी कार खरीदी तो नेबर्स देखेंगे। तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी इसी में लग जाती है, दूसरों को इंप्रेस करने में, दूसरों को प्रूव करने में, दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने में। और यही सबसे बड़ी गलती है। मर्फी बताते हैं कि जब हम इस तरह जीते हैं तो हम अपनी असली पोटेंशियल से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस ये हो जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और जब हमारा फोकस बाहर होता है तो हम अंदर से वीक हो जाते हैं। मर्फी एक एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए, एक एथलीट है, ओलंपिक गेम्स में उसका मैच है, इयर्स की मेहनत, सैक्रिफाइस, डेडिकेशन, सब कुछ इस एक मोमेंट के लिए। अब वो स्टेडियम में खड़ा है, हजारों लोग देख रहे हैं, कैमरास लगे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, कोचेस हैं, फ्रेंड्स हैं, पूरा देश उसे देख रहा है। और अब उसके माइंड में क्या चल रहा है? अगर वो सेल्फ सेंटर्ड मोड में है तो वो सोच रहा है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कोच डिसअपॉइंटेड होंगे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस टूट जाएंगी, सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करेंगे, स्पॉन्सर्स निकल जाएंगे, करियर खत्म हो जाएगा। और इन सब थॉट्स के बीच उसका बॉडी टाइट हो जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, माइंड स्कैटर्ड हो जाता है। और रिजल्ट, वो हार जाता है। नॉट बिकॉज उसमें टैलेंट नहीं था, बट बिकॉज वो अपने आप में इतना फंस गया था कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया।
मर्फी कहते हैं कि यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं और सोचते हैं कि अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो, प्रेजेंटेशन देनी है और डर लगता है कि अगर लोग जज करेंगे तो, रिलेशनशिप में है और कॉन्स्टेंटली वरी करते हैं कि क्या वो पर्सन हमें छोड़ देगा, बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग हंसेंगे, और इस सब में हम अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाते। हम एक फेक वर्जन बन जाते हैं, एक वर्जन जो दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और यही इनविजिबल प्रिजन है। हम फ्री नहीं है, हम ट्रैप्ड हैं, अपने ही डर में, अपनी ही इनसिक्योरिटीज में। मर्फी ने अपने करियर में हजारों लोगों के साथ काम किया, एथलीट्स, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट्स, स्टूडेंट्स, और उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे वो भी फेल हो जाते थे, क्योंकि वो इसी प्रिजन में फंसे थे। और जो लोग कम टैलेंटेड थे लेकिन मेंटली फ्री थे, वो सक्सीड कर जाते थे। तो मर्फी ने सोचा कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इस प्रिजन से निकल सके? क्या हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इस सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर आ जाए? और जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा कि एक्सेलेंस क्या है, रियल एक्सेलेंस, इनर एक्सेलेंस। चैप्टर 2, फियर इज द रियल एनिमी। अब मर्फी दूसरी बड़ी बात बताते हैं, और वो है फियर की। मर्फी कहते हैं कि फियर ही वो चीज है जो हमें रोकती है, फियर ही वो इनविजिबल चेन है जो हमें बांधे रखती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होता कि वो डरे हुए हैं। आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो नहीं डरता, मैं तो ब्रेव हूं। लेकिन मर्फी कहते हैं कि फियर बहुत सटल होता है। फियर अलग अलग फॉर्म्स में आता है और ज्यादातर टाइम हम उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते। जैसे आप सोचते हो कि मैं बस अभी रेडी नहीं हूं, थोड़ा और प्रिपेयर कर लूं फिर स्टार्ट करूंगा। ये फियर है। आप सोचते हो कि ये आइडिया तो बहुत रिस्की है, थोड़ा सेफ ऑप्शन चूज करते हैं। ये फियर है। आप सोचते हो कि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, दूसरे लोग बेहतर हैं। ये भी फियर है। आप किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते क्योंकि क्या पता वो रिजेक्ट कर दे। ये भी फियर है। मर्फी बताते हैं कि फियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हमें छोटा बना देता है। फियर हमारी जिंदगी को श्रिंक कर देता है। हम वो काम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, वो जिंदगी नहीं जी पाते जो हम जीना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा एक आवाज हमारे अंदर बोलती है कि नहीं, ये मत करो, खतरा है, फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे। मर्फी एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि इमेजिन करो एक बच्चा है, छोटा सा, वो अभी अभी वॉक करना सीख रहा है। वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और स्लोली स्लोली वो चलना सीख जाता है। अब सोचो कि अगर उस बच्चे के माइंड में फियर होता, अगर वो सोचता कि लोग देख रहे हैं, अगर मैं गिर गया तो लोग हंसेंगे, शायद मैं वॉक करने के लिए बना ही नहीं हूं, तो क्या होता? वो कभी चल नहीं पाता। लेकिन बच्चों में ये फियर नहीं होता। वो सिंपली ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं, कोई जज कर रहा है या नहीं। वो बस एंजॉय करते हैं, और यही सीक्रेट है। मर्फी कहते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हम ये नेचुरल एबिलिटी खो देते हैं। हम फेयरफुल हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी असली जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। तो मर्फी ने स्टडी किया कि फियर कहां से आता है, और उन्होंने पाया कि बेसिकली सारे फियर्स दो चीजों से आते हैं। एक है फियर ऑफ फेलियर और दूसरा है फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर की अगर मैं ट्राई करूंगा और फेल हो गया तो, फियर की अगर मैं अपना रियल सेल्फ दिखाऊंगा और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों फियर्स भी बेसिकली एक ही चीज से कनेक्टेड है, और वो है हमारा सेल्फ वर्थ। हम अपनी वैल्यू को बाहर की चीजों से डिफाइन करते हैं। अगर हम सक्सीड करते हैं तो हम वैल्यूएबल हैं, अगर लोग हमें लाइक करते हैं तो हम वैल्यूएबल हैं। तो नेचुरली हमें फेयर लगता है कि अगर हम फेल हो गए या रिजेक्ट हो गए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हम वर्थलेस हो जाएंगे। मर्फी कहते हैं कि ये पूरी थिंकिंग ही गलत है। आपकी वैल्यू बाहर की चीजों से नहीं आती, आपकी वैल्यू तो आपके होने से ही है।
यू आर वैल्यूएबल सिंपली बिकॉज यू एग्जिस्ट। और जब तक आप ये समझ नहीं लेते तब तक आप फियर से फ्री नहीं हो सकते। मर्फी एक एथलीट के साथ काम कर रहे थे जो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन बिग मैचेस में हमेशा चोक कर जाता था। मर्फी ने उससे पूछा कि जब तुम फील्ड पर होते हो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होता है। उसने कहा कि मैं सोच रहा होता हूं कि मुझे विन करना है, मुझे प्रूव करना है, कोच मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, अगर मैं हार गया तो। मर्फी ने उससे कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी वैल्यू को रिजल्ट से जोड़ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि अगर मैं जीता तो मैं वैल्यूएबल हूं, अगर हारा तो वर्थलेस हूं, और यही फियर तुम्हें पैरालाइज कर रहा है। फिर मर्फी ने उसे सिखाया कि तुम्हें अपनी वैल्यू को रिजल्ट से अलग करना होगा। तुम वैल्यूएबल हो चाहे तुम जीतो या हारो। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे होने में है, तुम्हारे करने में नहीं। और जब उस एथलीट ने यह सीख लिया तो उसकी पूरी परफॉर्मेंस बदल गई, क्योंकि अब वो डर के साथ नहीं खेल रहा था, वो फ्रीडम के साथ खेल रहा था। मर्फी कहते हैं कि यही हम सबको सीखना है। हमें अपनी वैल्यू को रिजल्ट से, अचीवमेंट से, दूसरों की ओपिनियन से अलग करना होगा। हमें समझना होगा कि हम इनहेरेंटली वैल्यूएबल हैं, और जब हम ये समझ लेते हैं तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि अब हमें खोने के लिए कुछ नहीं है। हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं, ऑलरेडी इनफ है। चैप्टर 3, लव, विजडम एंड करेज, द 3 पिलर्स। अब मर्फी तीसरी और शायद सबसे ब्यूटीफुल बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर सेल्फ सेंटर्डनेस और फियर हमारी प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन क्या है। और मर्फी का आंसर बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्रोफाउंड है। सॉल्यूशन है लव, विजडम और करेज। पहले लव की बात करते हैं। अब जब मर्फी लव की बात करते हैं तो वो रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहे, वो उस डीपर लव की बात कर रहे हैं जो सब चीजों को कनेक्ट करता है। मर्फी कहते हैं कि जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो हम सेपरेट फील करते हैं, हम वर्सेस देम, मैं वर्सेस बाकी दुनिया, और यही सेपरेशन हमें वीक बनाता है। लेकिन जब हम लव के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही जर्नी पर हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम ये समझते हैं तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। मर्फी एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक एथलीट था जो ऑलवेज अपने कॉम्पिटिटर्स को एनिमी की तरह देखता था। उसे लगता था कि मुझे उन्हें हराना है, क्रश करना है, और आयरॉनिकली यही एटीट्यूड उसे वीक बना रहा था, क्योंकि वो इतना अपने अपोनेंट्स पर फोकस था कि वो अपनी ओन परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। मर्फी ने उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे एनिमीज नहीं हैं, वो तुम्हें बेटर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। विदाउट देम तुम्हें पुश करने वाला कौन होगा? विदाउट कॉम्पिटिशन तुम कैसे ग्रो करोगे? तो एक्चुअली तुम्हें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लव करनी चाहिए। और जब उस एथलीट ने यह पर्सपेक्टिव एडॉप्ट किया तो मैजिक हो गया। अचानक वो फ्री फील करने लगा, क्योंकि अब कंपटीशन उसके लिए वॉर नहीं था, ये एक शेयर्ड जर्नी था। और आयरॉनिकली जब उसने ये एटीट्यूड लिया तो उसकी परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। मर्फी कहते हैं कि यही प्रिंसिपल जिंदगी में भी अप्लाई होता है। जब हम दूसरों को कंपटीशन की तरह देखते हैं, एनिमी की तरह देखते हैं, तो हम खुद को वीक बनाते हैं। लेकिन जब हम सबको अपने फेलो ट्रैवलर्स की तरह देखते हैं, जब हम जेन्युइन लव और कंपैशन फील करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, एक स्ट्रेंथ आती है। मर्फी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि लव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव। अब सेल्फ लव का मतलब सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है कि आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, अपनी इम्परफेक्शंस के साथ, अपनी मिस्टेक्स के साथ, अपनी वीकनेसेस के साथ। मर्फी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग खुद के साथ बहुत हर्ष होते हैं। हम अपनी हर छोटी गलती पर खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं।
और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि जब तक हम खुद को लव नहीं करेंगे तब तक हम कभी पीस नहीं पा सकते, कभी एक्सेलेंस अचीव नहीं कर सकते। मर्फी एक ब्यूटीफुल मेटाफोर देते हैं। वो कहते हैं कि इमेजिन करो एक गार्डन है और उस गार्डन में कुछ फ्लावर्स है और कुछ वीड्स है। अब आप क्या करोगे? आप फ्लावर्स को वाटर दोगे, सनलाइट दोगे, केयर करोगे और वीड्स को निकाल दोगे, लेकिन आप पूरे गार्डन को ही डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगे सिर्फ इसलिए कि कुछ वीड्स है। सेम वे हमारे अंदर भी कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ्स को नर्चर करना चाहिए, वीकनेसेस पर काम करना चाहिए, लेकिन खुद को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, खुद से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये सेल्फ लव है। अब दूसरी पिलर है विजडम की। मर्फी कहते हैं कि विजडम का मतलब है पर्सपेक्टिव, देखने का तरीका, समझने का तरीका। मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर लोग जो सफर करते हैं वो इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि इसलिए कि वो उन प्रॉब्लम्स को गलत तरीके से देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बड़ा सेटबैक मिलता है, जॉब चली जाती है, रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, बिजनेस फेल हो जाता है। अब आप इसे कैसे देखते हो? आप सोच सकते हो कि ये मेरी जिंदगी का एंड है, मैं लूजर हूं, मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। ये एक पर्सपेक्टिव है, विक्टिम पर्सपेक्टिव। लेकिन विजडम कहता है कि तुम इसे डिफरेंटली भी देख सकते हो। तुम सोच सकते हो कि ये एक लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। शायद ये जॉब मेरे लिए राइट नहीं थी, शायद ये रिलेशनशिप मुझे किसी बेटर चीज की तरफ ले जाने के लिए खत्म हुई, शायद ये फेलियर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सिखाने आई है। ये विजडम पर्सपेक्टिव है। मर्फी कहते हैं कि विजडम ये समझना है कि जिंदगी में हर चीज का एक पर्पस है। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने आता है। और अगर हम ओपन माइंडसेट के साथ देखें तो हम हर सिचुएशन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, कुछ न कुछ गेन कर सकते हैं। मर्फी एक एथलीट के बारे में बताते हैं जिसे करियर एंडिंग इंजरी मिली। उसका पूरा सपना टूट गया, वो डेवास्टेटेड था, डिप्रेस था, लेकिन धीरे धीरे मर्फी की हेल्प से उसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप किया। उसने रियलाइज किया कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ स्पोर्ट्स के अराउंड थी। उसने कभी दूसरी चीजें एक्सप्लोर नहीं की थी। और अब जब स्पोर्ट्स नहीं रहा तो उसे अपॉर्चुनिटी मिली कुछ नया डिस्कवर करने की। और आप जानते हैं क्या हुआ? वो एथलीट एक सक्सेसफुल कोच बन गया और उसने कहा कि शायद यही उसकी असली कॉलिंग थी। शायद वो इंजरी एक्चुअली एक ब्लेसिंग थी जो उसे उसके रियल पर्पस की तरफ ले गई। ये है विजडम, ये है पर्सपेक्टिव की पावर। और तीसरी पिलर है करेज की। मर्फी कहते हैं कि करेज का मतलब फियरलेसनेस नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद आगे बढ़ना। मर्फी बताते हैं कि ब्रेव लोग वो नहीं है जिन्हें डर नहीं लगता, ब्रेव लोग वो हैं जिन्हें डर लगता है लेकिन फिर भी वो करते हैं जो करना चाहिए। मर्फी एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विलिंगनेस टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। यही असली करेज है। और मर्फी कहते हैं कि जब हम लव और विजडम को कल्टिवेट करते हैं तो करेज ऑटोमेटिकली आने लगता है, क्योंकि जब हमें पता है कि हम कनेक्टेड हैं, कि हम वैल्यूबल हैं, कि हर एक्सपीरियंस एक लेसन है, तो हमें लेस डर लगता है। हम ज्यादा विलिंग होते हैं रिस्क्स लेने के लिए, ज्यादा विलिंग होते हैं फेल होने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फेलियर भी बस एक स्टेप है जर्नी में। मर्फी कहते हैं कि एक्सेलेंस का यही मतलब है। एक्सेलेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, एक्सेलेंस का मतलब है करेज के साथ जीना, लव के साथ जीना, विजडम के साथ जीना। और जब हम ऐसे जीते हैं तो हम अपनी असली पोटेंशियल अनलॉक कर देते हैं। चैप्टर 4, बियॉन्ड अचीवमेंट, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। अब मर्फी चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं और वो है आइडेंटिटी की, सेल्फ की। मर्फी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी को अपनी अचीवमेंट से डिफाइन करते हैं। मैं कौन हूं? मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं एक बिजनेसमैन हूं,
मैं किसी की वाइफ हूं, किसी का फादर हूं, किसी का एम्प्लॉय हूं। हम अपने रोल से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और मर्फी कहते हैं कि यह बहुत डेंजरस है, क्योंकि रोल्स चेंज होते हैं, जॉब्स चेंज होती है, रिलेशनशिप्स चेंज होती है। तो अगर हमारी पूरी आइडेंटिटी इन एक्सटर्नल चीजों पर बेस्ड है, तो जब ये चीजें बदलती हैं, तो हमारी पूरी आइडेंटिटी हिल जाती है, हम टूट जाते हैं। मर्फी एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसने ग्राउंड से अपनी कंपनी बिल्ड की थी। वो अपनी कंपनी को अपनी आइडेंटिटी मानता था। लोग उसे उसकी कंपनी से जानते थे। और फिर एक दिन रिसेशन आई, इकोनॉमी क्रैश हो गई, उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और वो बिजनेसमैन कंप्लीटली शैटर्ड हो गया। नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, क्योंकि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी अपनी कंपनी से बनाई थी। और जब कंपनी गई तो उसे लगा कि वो भी खत्म हो गया। उसे लगा कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, अब वो कुछ नहीं है। मर्फी ने उसके साथ बहुत काम किया और धीरे धीरे उसे समझाया कि तुम्हारी कंपनी तुम नहीं हो, तुम्हारी अचीवमेंट्स तुम नहीं हो, तुम इन सब चीजों से बहुत बड़े हो। तुम्हारी असली आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे वैल्यूज में है, तुम्हारे कैरेक्टर में है, तुम्हारे एसेंस में है, और वो चीजें कभी नहीं जा सकती, भले ही बाहर की हर चीज खत्म हो जाए। और जब वो बिजनेसमैन ने ये समझा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो फिर से उठा, नए सिरे से स्टार्ट किया, और इस बार वो ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी एक्सटर्नल चीजों पर बेस्ड नहीं थी, वो इंटरनली स्ट्रांग था। मर्फी कहते हैं कि हमें एक स्ट्रांग सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करनी चाहिए जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंडेंट न हो। हमें यह जानना चाहिए कि हम कौन हैं हमारी कोर में, हमारे फंडामेंटल वैल्यूज क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है। और जब हम ये जानते हैं तो बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, हम स्टेडी रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, सेंटर्ड रहते हैं। मर्फी 3 क्वेश्चंस देते हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। पहला, अगर मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स खो दूं, अपने सारे टाइटल्स खो दूं, अपनी सारी पोजेशंस खो दूं, तो मैं कौन हूं? दूसरा, मेरे कोर वैल्यूज क्या है, वो प्रिंसिपल्स जिन पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और तीसरा, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। नॉट व्हाट आई वांट टू अचीव बट हु आई वांट टू बी। मर्फी कहते हैं कि जब हम इन क्वेश्चंस का ऑनेस्ट आंसर खोजते हैं तो हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी का पता चलता है। और ये आइडेंटिटी बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसे कोई नहीं छीन सकता, कोई बाहरी परिस्थिति इसे नहीं बदल सकती, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। मर्फी एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी को बीइंग से बिल्ड करनी चाहिए, डूइंग से नहीं। डूइंग यानी कि हम क्या करते हैं, बीइंग यानी कि हम कौन हैं। और डिफरेंस बहुत सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक डॉक्टर हो। अब अगर आप सोचते हो कि मैं डॉक्टर हूं बिकॉज आई प्रैक्टिस मेडिसिन, तो ये डूइंग बेस्ड आइडेंटिटी है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं एक हीलर हूं, मैं एक पर्सन हूं जो दूसरों की हेल्प करता है, जो कंपैशन रखता है, जो सर्विस में बिलीव करता है, और मेडिसिन मेरा टूल है इन वैल्यूज को एक्सप्रेस करने का, तो ये बीइंग बेस्ड आइडेंटिटी है। देखिए डिफरेंस, डूइंग बेस्ड आइडेंटिटी फ्रेजाइल है। अगर आप मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो आपकी आइडेंटिटी खत्म। लेकिन बीइंग बेस्ड आइडेंटिटी स्ट्रांग है। भले ही आप मेडिसिन प्रैक्टिस ना करें, आप फिर भी वही वैल्यूज दूसरे वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। आपकी कोर आइडेंटिटी नहीं बदलती। मर्फी कहते हैं कि जब हम इस तरह की स्ट्रांग सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करते हैं तो हमारे अंदर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस आता है। नॉट एरोगेंस, कॉन्फिडेंस। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम अपनी वैल्यूज के साथ अलाइंड हैं, और इससे हमें फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम टू बी आवरसेल्व्स, फ्रीडम टू टेक रिस्क्स, फ्रीडम टू फेल, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी असली वैल्यू हमारे अंदर है, बाहर नहीं। चैप्टर 5, मास्टरिंग योर माइंड एंड इमोशनल स्टेट। अब मर्फी 5वीं बहुत क्रिटिकल बात बताते हैं, और वो है माइंड और इमोशंस को मास्टर करने की।
मर्फी कहते हैं कि एक्सेलेंस का सबसे बड़ा कंपोनेंट यही है, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, और ये सबसे डिफिकल्ट भी है। मर्फी बताते हैं कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर हम इसे ट्रेन नहीं करते तो ये हमारा दुश्मन बन जाता है। हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करता है, डाउट्स प्रोड्यूस करता है, फियर्स प्रोड्यूस करता है, और अगर हम इन थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते तो ये हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मर्फी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि एवरेज इंसान के माइंड में एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, और इन 60,000 थॉट्स में से 80% नेगेटिव होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन नेगेटिव थॉट्स में से 90% वही थॉट्स हैं जो कल भी आए थे, परसों भी आए थे। हम सैम नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स से भर रहे हो तो आप कैसे एक्सेलेंस अचीव करोगे, कैसे हैप्पी रहोगे, कैसे पीसफुल रहोगे? मर्फी कहते हैं कि इसलिए माइंड को ट्रेन करना इतना इंपॉर्टेंट है। मर्फी कई टेक्निक्स बताते हैं माइंड को ट्रेन करने की। पहली टेक्निक है अवेयरनेस की। मर्फी कहते हैं कि सबसे पहले हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स के बारे में अवेयर ही नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते रहते हैं। कोई थॉट आया, उन्होंने बिलीव कर लिया, कोई इमोशन आई, उन्होंने फॉलो कर लिया। लेकिन मर्फी कहते हैं कि हमें एक ऑब्जर्वर बनना चाहिए, एक विटनेस बनना चाहिए। हमें अपने थॉट्स को देखना सीखना चाहिए। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज, जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उनसे थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। हम रियलाइज करते हैं कि मैं मेरे थॉट्स नहीं हूं, मैं वो इंसान हूं जो थॉट्स को देख रहा है। और ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है। मर्फी एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं। हर दिन 5 मिनट्स के लिए बैठो, आंखें बंद करो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जैसे तुम स्काई को देख रहे हो और क्लाउड्स जा रहे हैं, सेम वे थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे। तुम बस देखते रहो, जज मत करो, रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो, और धीरे धीरे तुम्हें एक क्लैरिटी मिलेगी, एक डिस्टेंस मिलेगी अपने थॉट्स से। दूसरी टेक्निक है रीफ्रेमिंग की। मर्फी कहते हैं कि हर नेगेटिव थॉट को हम रीफ्रेम कर सकते हैं। हम उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे माइंड में थॉट आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम इसे रीफ्रेम कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि मैं अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। या अगर थॉट आता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो तुम कह सकते हो कि ये चैलेंजिंग है और चैलेंजेस मुझे स्ट्रांग बनाते हैं। देखिए डिफरेंस, सेम सिचुएशन लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और ये पर्सपेक्टिव हमारे इमोशंस को बदल देता है, हमारे एक्शंस को बदल देता है, हमारे रिजल्ट्स को बदल देता है। तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन की। मर्फी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टूल है। जब हम अपने माइंड में किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, क्लियरली, विविडली, रिपीटेडली, तो हमारा ब्रेन उसे रियलिटी मान लेता है और फिर हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। मर्फी ने इसे हजारों एथलीट्स के साथ यूज किया है। वो कहते हैं कि जो एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करते हैं, जो खुद को सक्सीड करते हुए देखते हैं अपने माइंड में, वो एक्चुअली बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ऑलरेडी उस एक्सपीरियंस से फेमिलियर हो जाता है। और जब एक्चुअल मोमेंट आता है तो बॉडी नेचुरली वही करती है जो माइंड ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया था। मर्फी एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक ओलंपिक स्विमर था जो हर रेस से पहले 15 मिनट्स विजुअलाइजेशन करता था। वो अपनी आंखें बंद करता था और पूरी रेस को अपने माइंड में देखता था। वो फील करता था कि कैसे वो डाइविंग बोर्ड पर खड़ा है, कैसे उसका हार्ट बीट हो रहा है, कैसे वो पानी में डाइव मारता है, कैसे उसके हाथ मूव कर रहे हैं, कैसे वो टर्न लेता है, कैसे वो फिनिश लाइन को टच करता है, हर डिटेल, हर सेंसेशन। और फिर जब एक्चुअल रेस होती थी तो उसका बॉडी ऑटोमेटिकली वही करता था, क्योंकि माइंड ने ऑलरेडी सैकड़ों बार प्रैक्टिस कर लिया था।
मर्फी कहते हैं कि यही टेक्निक हम अपनी जिंदगी में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, ऑडियंस एंगेज्ड है। अगर हमें कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम कामली, लविंगली अपनी बात कह रहे हैं। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं हम पहले अपने माइंड में उसे क्रिएट कर सकते हैं। चौथी टेक्निक है ब्रीदिंग की। मर्फी कहते हैं कि ब्रेथ हमारे माइंड और बॉडी के बीच का ब्रिज है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग शैलो और फास्ट हो जाती है, और जब हमारी ब्रीदिंग शैलो होती है तो हमारा माइंड और ज्यादा एजिटेटेड हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग को स्लो और डीप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड काम हो जाता है। मर्फी कहते हैं कि ये सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल टूल है। मर्फी एक टेक्निक बताते हैं जो वो एथलीट्स को सिखाते हैं। जब भी तुम प्रेशर फील करो, स्ट्रेस्ड फील करो, एंग्शियस फील करो तो रुक जाओ और 3 डीप ब्रेथ्स लो, स्लोली, डीपली। फर्स्ट ब्रेथ में तुम सारी नेगेटिविटी, सारा टेंशन ब्रीद आउट करो। सेकंड ब्रेथ में तुम पीस, काम ब्रीद इन करो। थर्ड ब्रेथ में तुम कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ ब्रीद इन करो। बस 3 ब्रेथ्स और तुम फील करोगे कि तुम्हारा पूरा स्टेट चेंज हो गया। मर्फी कहते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स यही करते हैं। क्रिटिकल मोमेंट्स में वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं और इससे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। अब इमोशंस की बात करते हैं। मर्फी कहते हैं कि इमोशंस बहुत पावरफुल है। इमोशंस हमारी डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, हमारे एक्शंस को अफेक्ट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इमोशनल मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं। कोई इमोशन आई, उन्होंने रिएक्ट कर दिया। एंग्री फील हुआ तो चिल्ला दिया, सैड फील हुआ तो डिप्रेस्ड हो गए, जेलस फील हुआ तो टॉक्सिक बन गए। लेकिन मर्फी कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस के स्लेव नहीं, मास्टर बनना चाहिए। और मास्टर बनने का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है। मर्फी बहुत क्लियरली कहते हैं कि इमोशंस को सप्रेस करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस बाद में बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में बाहर आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मर्फी कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, फील करना चाहिए, लेकिन उनसे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि इमोशंस टेम्परेरी है, वो आते हैं और चले जाते हैं, जैसे वेव्स आती है और चली जाती है। हम ओशन हैं, वेव्स नहीं। मर्फी एक ब्यूटीफुल मेटाफोर देते हैं। वो कहते हैं कि इमेजिन करो तुम एक माउंटेन हो और इमोशंस क्लाउड्स है। कभी डार्क क्लाउड्स आते हैं, स्टॉर्म आता है, कभी क्लियर स्काई होती है, सनशाइन होता है, लेकिन माउंटेन हमेशा वही है, स्टेडी, अनमूव्ड। तुम वो माउंटेन हो, इमोशंस बस पासिंग क्लाउड्स है। मर्फी एक टेक्निक बताते हैं इमोशंस को हैंडल करने की। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो सबसे पहले पॉज करो, रिएक्ट मत करो इमीडिएटली, बस पॉज करो। फिर अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? इज इट एंगर, फियर, सैडनेस, जेलसी? इमोशन को नेम दो। ये सिंपल एक्ट ऑफ नेमिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब हम इमोशन को नेम देते हैं तो हम उससे थोड़ा डिटैच हो जाते हैं, हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं। फिर पूछो, ये इमोशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? हर इमोशन एक मैसेज लेकर आता है। एंगर शायद बता रहा है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हो गई है। फियर शायद बता रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो रिस्क में है। सैडनेस शायद बता रहा है कि कुछ लॉस हुआ है जिसे प्रोसेस करना है। तो इमोशन को सुनो, उसका मैसेज समझो और फिर डिसाइड करो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हो। नोटिस, मैंने रिएक्ट नहीं कहा, रिस्पॉन्ड कहा। रिएक्ट ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियस है, लेकिन रिस्पॉन्ड कॉन्शियस है, डेलिबरेट है। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, अपनी विजडम के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग आवर इमोशंस।
मर्फी कहते हैं कि यही इमोशनल मास्टरी है। ये इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है, ये इमोशंस के साथ कॉन्शियसली काम करना है, उन्हें एक्नॉलेज करना है, उनसे सीखना है और फिर वाइजली रिस्पॉन्ड करना है। चैप्टर 6, चैलेंजिंग योर बिलीव्स एंड एक्सपैंडिंग योर पर्सपेक्टिव। अब मर्फी छठी बहुत प्रोफाउंड बात बताते हैं और वो है बिलीव्स के बारे में। मर्फी कहते हैं कि हमारी बिलीव्स हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। जो हम बिलीव करते हैं वही हमें दिखता है, वही हम एक्सपीरियंस करते हैं और ज्यादातर लोगों की बिलीव्स उनकी पोटेंशियल को लिमिट कर रही है। मर्फी बताते हैं कि हम सब कुछ लिमिटिंग बिलीव्स लेकर चलते हैं और इन बिलीव्स को हमने कहां से लिया? अपने चाइल्डहुड से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। और प्रॉब्लम यह है कि हम इन बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करते, हम ऑटोमेटिकली अस्यूम कर लेते हैं कि यह सच है। मर्फी एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एलिफेंट्स के साथ। बेबी एलिफेंट को एक स्ट्रॉन्ग रोप से बांधा गया एक पोस्ट से। बेबी एलिफेंट ट्राई करता था भागने की, लेकिन रोप स्ट्रॉन्ग था तो वो भाग नहीं पाता था। धीरे धीरे वो ट्राई करना बंद कर देता था। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब वो एलिफेंट बड़ा हो जाता था, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता था, तभी वही थिन रोप उसे बांधने के लिए काफी थी, क्योंकि उसने बिलीव कर लिया था कि वो भाग नहीं सकता। उसकी बिलीफ ने उसे लिमिटेड कर दिया, हालांकि फिजिकली वो बहुत कैपेबल था। मर्फी कहते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं। हमने कुछ बिलीव्स एडॉप्ट कर लिए हैं। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मैं लव डिजर्व नहीं करता। और ये बिलीव्स हमारे एक्शंस को लिमिट करती है, हमारी पोटेंशियल को लिमिट करती है। हम वो थिन रोप है जो एक्चुअली हमें रोक भी नहीं सकती, लेकिन हम सोचते हैं कि रोक सकती है। तो मर्फी कहते हैं कि हमें अपनी बिलीव्स को चैलेंज करना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि क्या ये बिलीफ रियली सच है या ये बस एक अजम्पशन है, एक स्टोरी है जो मैंने खुद को बताई है। मर्फी एक एक्सरसाइज बताते हैं। वो कहते हैं कि एक पेपर लो और अपनी सारी लिमिटिंग बिलीव्स लिखो, वो सारी चीजें जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते या जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं हो। फिर हर बिलीफ के अपोजिट पूछो, क्या कोई एविडेंस है कि ये बिलीफ सच नहीं है? क्या कोई मोमेंट था जब मैंने इसके अपोजिट किया था? क्या कोई और पर्सन है जो सिमिलर सिचुएशन में था लेकिन सक्सीड किया? मर्फी बताते हैं कि जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमारी ज्यादातर लिमिटिंग बिलीफ्स एक्चुअली फॉल्स है, वो बस स्टोरीज है। एंड द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट स्टोरीज इज हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, हम नई स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। एम्पावरिंग स्टोरीज, स्टोरीज जो हमें एक्सपैंड करें, लिमिट नहीं करें। मर्फी एक एथलीट के बारे में बताते हैं जिसकी बिलीफ थी कि वो क्लच मोमेंट्स में परफॉर्म नहीं कर सकता। हर बार जब इंपॉर्टेंट मैच होता था वो चोक कर जाता था और हर बार वो फेल होता था। उसकी बिलीफ और स्ट्रांग होती जाती थी। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई थी। मर्फी ने उसके साथ बैठकर उसकी बिलीफ को चैलेंज किया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि कई बार प्रैक्टिस में, लो प्रेशर सिचुएशंस में वो अमेजिंग परफॉर्म करता था। तो ये नहीं था कि उसमें एबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसकी बिलीफ की। मर्फी ने उसे एक नई स्टोरी दी। तुम एक क्लच परफॉर्मर हो, प्रेशर तुम्हें बेहतर बनाता है, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में तुम्हारी बेस्ट निकलती है। और धीरे धीरे जब उसने ये नई बिलीफ अडॉप्ट की तो उसकी परफॉर्मेंस बदलने लगी, क्योंकि अब वो प्रेशर मोमेंट्स में घबरा नहीं रहा था, वो एक्साइटेड हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये मेरा मोमेंट है, ये मौका है शाइन करने का। और नेचुरली उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। मर्फी कहते हैं कि यही हम सब के साथ हो सकता है। हम अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को एम्पावरिंग बिलीव्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है। मर्फी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए, क्यूरियस रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते, हमारा पर्सपेक्टिव लिमिटेड है, और इसलिए हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी कंसिडर करना चाहिए।
मर्फी कहते हैं कि क्लोज्ड माइंडेडनेस एक्सेलेंस का एनिमी है। जब हम सोचते हैं कि हमें सब पता है तो हम सीखना बंद कर देते हैं, हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम ओपन माइंडेड होते हैं, जब हम क्यूरियस होते हैं, तो हर सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है सीखने की। हर पर्सन एक टीचर बन जाता है। मर्फी एक ब्यूटीफुल एटीट्यूड बताते हैं, बिगिनर्स माइंड। इसका मतलब है कि चाहे हम कितने भी एक्सपीरियंस हो, हम हमेशा एक बिगिनर की तरह अप्रोच करें। फ्रेश आइज से देखें, क्यूरियस रहें, वंडर करें। ये एटीट्यूड हमें हम्बल रखता है, ओपन रखता है और अल्टीमेटली बेहतर लर्नर बनाता है। चैप्टर 7, द पावर ऑफ प्रेजेंस। अब मर्फी 7वीं और शायद सबसे स्पिरिचुअल बात बताते हैं, और वो है प्रेजेंस की, बीइंग फुली प्रेजेंट। मर्फी कहते हैं कि एक्सेलेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, फुली, कंप्लीटली। मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर लोग प्रेजेंट में नहीं होते, वो या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में। पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे होते हैं, पास्ट की फेलियर्स को रिग्रेट कर रहे होते हैं, या फ्यूचर की वरीज के बारे में सोच रहे होते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इस सब में वो प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट ही वो ओनली मोमेंट है जहां लाइफ एक्चुअली हैपन कर रही है। मर्फी एक पावरफुल लाइन कहते हैं, लाइफ इज नॉट इन दी पास्ट और फ्यूचर, लाइफ इज नाउ। ये मोमेंट, ये ब्रेथ, ये हार्ट बीट, यही लाइफ है। और जब हम यहां नहीं होते तो हम एक्चुअली अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, हम बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। मर्फी बताते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स की यही क्वालिटी होती है। क्रिटिकल मोमेंट्स में वो फुली प्रेजेंट होते हैं। एक बास्केटबॉल प्लेयर जो लास्ट सेकंड में शॉट ले रहा है, एक सर्जन जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर रहा है, एक म्यूजिशियन जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। उन मोमेंट्स में वो कहीं और नहीं होते, वो फुली वही होते हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, कंप्लीटली प्रेजेंट। और यही उनकी एक्सेलेंस का सीक्रेट है। मर्फी इसे दी जोन कहते हैं, एथलीट्स इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब तुम इतने प्रेजेंट होते हो कि टाइम स्लो हो जाता है, एवरीथिंग क्लियर हो जाता है, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली परफेक्ट मूवमेंट्स करती है, तुम्हारा माइंड क्वाइट हो जाता है, कोई डाउट नहीं, कोई फियर नहीं, बस प्योर परफॉर्मेंस, प्योर एक्सेलेंस। मर्फी कहते हैं कि ये स्टेट हर किसी को अचीव करनी चाहिए, नॉट जस्ट एथलीट्स, हर इंसान को, क्योंकि यही स्टेट है जहां असली जिंदगी है, असली जॉय है, असली पीस है। तो हम कैसे प्रेजेंट बन सकते हैं? मर्फी कई प्रैक्टिसेस बताते हैं। पहली प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस को कॉन्शियसली नोटिस करना, बिना जजमेंट के, बिना एनालिसिस के, बस नोटिस करना। मर्फी एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं, जब तुम कोई काम कर रहे हो तो फुली उसमें डूब जाओ। अगर तुम खाना खा रहे हो तो रियली टेस्ट करो, टेक्सचर फील करो, अरोमा स्मेल करो। अगर तुम वॉक कर रहे हो तो अपने फीट को ग्राउंड पर फील करो, वाइन को अपनी स्किन पर फील करो, बर्ड्स की आवाज सुनो। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो रियली सुनो, नॉट जस्ट वर्ड्स बट द इमोशन बिहाइंड द वर्ड्स। द पर्सन के आइज देखो, देयर एनर्जी फील करो। मर्फी कहते हैं कि जब हम ऐसे प्रेजेंट होते हैं तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। अ सिंपल वॉक बिकम्स एन एडवेंचर, अ सिंपल मील बिकम्स अ सेलिब्रेशन, अ सिंपल कॉन्वर्सेशन बिकम्स अ कनेक्शन। दूसरी प्रैक्टिस है मेडिटेशन की। मर्फी बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं मेडिटेशन को। वो कहते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है प्रेजेंट रहने की। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम सिंपली अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हैं। थॉट्स आते हैं, चले जाते हैं, हम उन्हें जज नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं और फिर वापस ब्रेथ पर आ जाते हैं। मर्फी कहते हैं कि ये सिंपल प्रैक्टिस बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में प्रेजेंट रहना सीखते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी पूरी जिंदगी में प्रेजेंट रहने लगते हैं। हमारा माइंड कम वांडर करता है, हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा अवेयर होते हैं, ज्यादा अलाइव होते हैं। मर्फी एक एथलीट के बारे में बताते हैं जो बहुत टैलेंटेड था,
लेकिन कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करता था। मर्फी ने उसे मेडिटेशन सिखाई, रोज सिर्फ 10 मिनट्स। पहले तो उसे लगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया कि उसका माइंड ज्यादा काम है, कॉम्पिटिशंस में उसका फोकस बेटर है और अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने प्रेजेंट रहना सीख लिया था। तीसरी प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की। मर्फी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड हमें ऑटोमेटिकली प्रेजेंट बना देता है, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम यहां और अभी की चीजों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। हम पास्ट को रिग्रेट नहीं कर रहे, फ्यूचर को वरी नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसके लिए थैंकफुल हो रहे होते हैं। मर्फी रेकमेंड करते हैं कि हर दिन सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। छोटी चीजें हो सकती हैं, मॉर्निंग की चाय, किसी दोस्त की स्माइल, सनसेट, जो भी हो। और जब हम ये डेली करते हैं तो हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है अच्छी चीजों को नोटिस करने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में जो ब्यूटी है उसे देखने के लिए। मर्फी कहते हैं कि प्रेजेंस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है एक्सेप्टेंस। मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर लोग प्रेजेंट मोमेंट से फाइट करते हैं, उन्हें जो है वो पसंद नहीं, वो चाहते हैं कि कुछ और हो, और ये रेजिस्टेंस उन्हें सफर करवाता है। मर्फी एक प्रोफाउंड बात कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। लाइफ में पेन आएगा, चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, ये इनएविटेबल है, लेकिन सफरिंग हमारी चॉइस है। सफरिंग तब होती है जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम चाहते हैं कि चीजें अलग हो, जब हम पास्ट को चेंज करना चाहते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट से रेजिस्ट करते हैं। लेकिन मर्फी कहते हैं कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो सफरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब रेजिग्नेशन नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये है प्रेजेंट रियलिटी, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम इस रियलिटी के साथ क्या करना चाहते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मर्फी एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लो तुम्हें कैंसर हो गया, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तुम रेजिस्ट कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि ये अनफेयर है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं विक्टिम हूं, और इस रेजिस्टेंस में तुम सफरिंग करोगे। या तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि हां मुझे कैंसर है, ये मेरी प्रेजेंट रियलिटी है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे फाइट कर सकता हूं, कैसे स्ट्रांग रह सकता हूं, कैसे इस एक्सपीरियंस से सीख सकता हूं। देखिए डिफरेंस, सिचुएशन सैम है लेकिन एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम सफर करेंगे या पीसफुली फेस करेंगे। मर्फी कहते हैं कि प्रेजेंस की सबसे गहरी लेवल यही है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, कंप्लीट सरेंडर, नॉट टू सर्कमस्टेंसेस बट टू रियलिटी, जो है उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना और फिर उस एक्सेप्टेंस के साथ वाइजली रिस्पॉन्ड करना। मर्फी एक ब्यूटीफुल मेटाफोर देते हैं, वो कहते हैं कि लाइफ एक रिवर की तरह है और हम उस रिवर में तैर रहे हैं। अब हम कर क्या सकते हैं, हम रिवर की डायरेक्शन से फाइट कर सकते हैं, अगेंस्ट द करंट तैर सकते हैं और फिर थक जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, या हम रिवर के साथ बह सकते हैं, करंट के साथ तैर सकते हैं और फिर एफर्टलेसली आगे बढ़ सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि यही इनर एक्सेलेंस है, लाइफ के साथ बहना, रेजिस्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना, प्रेजेंट रहना, और इस प्रेजेंस में एक अलग ही पीस मिलती है, एक अलग ही पावर मिलती है। चैप्टर 8, रेजिलियंस थ्रू फेलिंग वैलियंटली। अब मर्फी 8वीं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं और वो है रेजिलियंस की। मर्फी कहते हैं कि एक्सेलेंस का जर्नी कभी स्मूथ नहीं होता, उसमें फेलियर्स आती है, सेटबैक्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जो लोग सक्सीड करते हैं वो नहीं है जो कभी फेल नहीं होते, वो है जो फेल होने के बाद फिर से उठते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। यही रेजिलियंस है। मर्फी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, फेलिंग वैलियंटली। इसका मतलब है कि हम ब्रेवली ट्राई करें, होल हार्टेडली ट्राई करें, और अगर हम फेल भी हो जाए तो वो फेलियर भी ऑनरेबल हो, नोबल हो,
क्योंकि हमने कम से कम ट्राई तो किया। हम अरीना में उतरे, हम डर के आगे नहीं रुके। मर्फी थियोडोर रूजवेल्ट का एक फेमस कोट शेयर करते हैं, द क्रेडिट बिलोंग्स टू द मैन हु इज एक्चुअली इन द अरीना, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs and comes short again and again, but who knows the great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly. मर्फी कहते हैं कि यही एटीट्यूड होनी चाहिए। हमें क्रिटिक्स नहीं बनना चाहिए। साइडलाइंस पर बैठकर दूसरों को जज करने वाले नहीं बनना चाहिए। हमें अरीना में उतरना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और अगर हम फेल भी हो जाए तो कम से कम हमने डेयरिंग ग्रेटली की, हमने पूरी कोशिश की, और यही मैटर करता है। मर्फी बताते हैं कि फेलियर से हमारा रिलेशनशिप बदलना चाहिए। हम फेलियर को एनिमी की तरह देखते हैं, हम उससे डरते हैं, हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मर्फी कहते हैं कि फेलियर एक्चुअली हमारा टीचर है। फेलियर ही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। मर्फी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करते हैं। स्टडीज बताती है कि जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उन्होंने एवरेज लोगों से कहीं ज्यादा फेलियर्स फेस की है। डिफरेंस ये है कि वो फेलियर से लर्न करते हैं, वो फेलियर्स को फीडबैक की तरह देखते हैं और फिर एडजस्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। मर्फी एक एथलीट के बारे में बताते हैं जो ओलंपिक्स में हार गया, बुरी तरह हार गया, और वो डेवास्टेटेड था। मर्फी ने उससे पूछा कि तुम्हें इस एक्सपीरियंस से क्या मिला, क्या सीखा? पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, बस पेन था, डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन धीरे धीरे जब उसने रिफ्लेक्ट किया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। उसने सीखा कि कहां उसकी वीकनेसेस है जिन पर काम करना है। उसने सीखा कि मेंटल टफनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने सीखा कि फेलियर उसे ब्रेक नहीं कर सकती, वो इससे ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर उस एथलीट ने फिर से ट्रेन किया, हार्डर, स्मार्टर, और अगले ओलंपिक्स में वो मेडल जीता। लेकिन वो कहता है कि असली विक्ट्री तो वो फेलियर से सीखने में थी, फिर से उठने में थी, रेसिलिएंट बनने में थी। मर्फी कहते हैं कि रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। हमें फेलियर्स को कैटास्ट्रोफीज की तरह नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना होगा। हमें समझना होगा कि हर फेलियर हमें एक स्टेप क्लोजर ले जा रही है सक्सेस की तरफ, बशर्ते हम उससे सीखें और क्विट न करें। मर्फी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, रेजिलियंस सिर्फ फेलियर से उठने के बारे में नहीं है। रेजिलियंस ये भी है कि हम एडवर्सिटी में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइफ में टफ टाइम्स आएंगे, अनफेयर चीजें होंगी, पेनफुल चीजें होंगी। अब हम विक्टिम बन सकते हैं या विक्टर बन सकते हैं। विक्टिम मेंटालिटी कहती है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। विक्टर मेंटालिटी कहती है कि ये हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस सिचुएशन को कैसे बेहतर बना सकता हूं, कैसे इससे ग्रो कर सकता हूं। मर्फी कहते हैं कि ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है और ये हमारी चॉइस है। सर्कमस्टेंसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और यही हमारी पावर है। मर्फी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं जो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। नॉर्मल तौर पर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के बारे में सुनते हैं कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद लोग सफर करते हैं, और ये ट्रू है। लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि बहुत से लोग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद एक्चुअली ग्रो करते हैं, स्ट्रॉन्गर बनते हैं, वाइसर बनते हैं, मोर कंपैशनेट बनते हैं। मर्फी कहते हैं कि ये हमारी चॉइस है, हम एडवर्सिटी को किस तरह यूज करते हैं। एडवर्सिटी हमें ब्रेक कर सकती है या मेक कर सकती है, और फर्क है हमारी माइंडसेट का, हमारी रेजिलियंस का। मर्फी एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं रेजिलियंस बिल्ड करने का, E+R=O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल्स आउटकम। इवेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्स हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं,
और हमारा रिस्पॉन्स ही डिसाइड करता है कि आउटकम क्या होगा। मर्फी कहते हैं कि हमें अपने रिस्पॉन्स पर फोकस करना चाहिए। हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट हो, हम ये पूछ सकते हैं, मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूं? मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूं जो कंस्ट्रक्टिव हो? क्या मैं इस सिचुएशन से कुछ सीख सकता हूं? और जब हम इस तरह सोचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली रिसिलिएंट बन जाते हैं। लेकिन मर्फी कहते हैं कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो सफरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब रेजिग्नेशन नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये है प्रेजेंट रियलिटी, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम इस रियलिटी के साथ क्या करना चाहते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मर्फी एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो तुम्हें कैंसर हो गया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। तुम रेजिस्ट कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि ये अनफेयर है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं विक्टिम हूं, और इस रेजिस्टेंस में तुम सफरिंग करोगे। या तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि हां, मुझे कैंसर है, ये मेरी प्रेजेंट रियलिटी है, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं कैसे फाइट कर सकता हूं? कैसे स्ट्रांग रह सकता हूं? कैसे इस एक्सपीरियंस से सीख सकता हूं? देखिए डिफरेंस। सिचुएशन सैम है, लेकिन एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम सफर करेंगे या पीसफुली फेस करेंगे। मर्फी कहते हैं कि प्रेजेंस की सबसे गहरी लेवल यही है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, कंप्लीट सरेंडर, नॉट टू सर्कमस्टेंसेस बट टू रियलिटी, जो है उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना, और फिर उस एक्सेप्टेंस के साथ वाइजली रिस्पॉन्ड करना। मर्फी एक ब्यूटीफुल मेटाफोर देते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ एक रिवर की तरह है और हम उस रिवर में तैर रहे हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? हम रिवर की डायरेक्शन से फाइट कर सकते हैं, अगेंस्ट द करंट तैर सकते हैं, और फिर थक जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे। या हम रिवर के साथ बह सकते हैं, करंट के साथ तैर सकते हैं, और फिर एफर्टलेसली आगे बढ़ सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि यही इनर एक्सेलेंस है, लाइफ के साथ बहना, रेजिस्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना, प्रेजेंट रहना, और इस प्रेजेंस में एक अलग ही पीस मिलती है, एक अलग ही पावर मिलती है। चैप्टर 8, रेजिलियंस थ्रू फेलिंग वैलियंटली। अब मर्फी 8वीं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, और वो है रेजिलियंस की। मर्फी कहते हैं कि एक्सेलेंस का जर्नी कभी स्मूथ नहीं होता, उसमें फेलियर्स आती है, सेटबैक्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जो लोग सक्सीड करते हैं वो नहीं है जो कभी फेल नहीं होते, वो है जो फेल होने के बाद फिर से उठते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। यही रेजिलियंस है। मर्फी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, फेलिंग वैलियंटली। इसका मतलब है कि हम ब्रेवली ट्राई करें, होल हार्टेडली ट्राई करें, और अगर हम फेल भी हो जाए तो वो फेलियर भी ऑनरेबल हो, नोबल हो, क्योंकि हमने कम से कम ट्राई तो किया। हम अरीना में उतरे, हम डर के आगे नहीं रुके। मर्फी थियोडोर रोजवेल्ट का एक फेमस कोट शेयर करते हैं, द क्रेडिट बिलोंग्स टू द मैन हु इज एक्चुअली इन द अरीना, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs and comes short again and again, but who knows the great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly. मर्फी कहते हैं कि यही एटीट्यूड होनी चाहिए। हमें क्रिटिक्स नहीं बनना चाहिए, साइडलाइंस पर बैठकर दूसरों को जज करने वाले नहीं बनना चाहिए। हमें अरीना में उतरना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और अगर हम फेल भी हो जाएं, तो कम से कम हमने डेयरिंग ग्रेटली की, हमने पूरी कोशिश की, और यही मैटर करता है। मर्फी बताते हैं कि फेलियर से हमारा रिलेशनशिप बदलना चाहिए। हम फेलियर को एनिमी की तरह देखते हैं, हम उससे डरते हैं, हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मर्फी कहते हैं कि फेलियर एक्चुअली हमारा टीचर है। फेलियर ही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। मर्फी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करते हैं। स्टडीज बताती है कि जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उन्होंने एवरेज लोगों से कहीं ज्यादा फेलियर्स फेस की है। डिफरेंस ये है कि वो फेलियर से लर्न करते हैं,
वो फेलियर्स को फीडबैक की तरह देखते हैं और फिर एडजस्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। मर्फी एक एथलीट के बारे में बताते हैं जो ओलंपिक्स में हार गया, बुरी तरह हार गया, और वो डेवास्टेटेड था। मर्फी ने उससे पूछा कि तुम्हें इस एक्सपीरियंस से क्या मिला, क्या सीखा? पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, बस पेन था, डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन धीरे धीरे जब उसने रिफ्लेक्ट किया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। उसने सीखा कि कहां उसकी वीकनेसेस है जिन पर काम करना है। उसने सीखा कि मेंटल टफनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने सीखा कि फेलियर उसे ब्रेक नहीं कर सकती, वो इससे ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर उस एथलीट ने फिर से ट्रेन किया, हार्डर, स्मार्टर, और अगले ओलंपिक्स में वो मेडल जीता। लेकिन वो कहता है कि असली विक्ट्री तो वो फेलियर से सीखने में थी, फिर से उठने में थी, रेसिलिएंट बनने में थी। मर्फी कहते हैं कि रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। हमें फेलियर्स को कैटास्ट्रोफीज की तरह नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना होगा। हमें समझना होगा कि हर फेलियर हमें एक स्टेप क्लोजर ले जा रही है सक्सेस की तरफ, बशर्ते हम उससे सीखें और क्विट न करें। मर्फी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, रेजिलियंस सिर्फ फेलियर से उठने के बारे में नहीं है। रेजिलियंस ये भी है कि हम एडवर्सिटी में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइफ में टफ टाइम्स आएंगे, अनफेयर चीजें होंगी, पेनफुल चीजें होंगी। अब हम विक्टिम बन सकते हैं या विक्टर बन सकते हैं। विक्टिम मेंटालिटी कहती है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। विक्टर मेंटालिटी कहती है कि ये हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस सिचुएशन को कैसे बेहतर बना सकता हूं, कैसे इससे ग्रो कर सकता हूं। मर्फी कहते हैं कि ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है और ये हमारी चॉइस है। सर्कमस्टेंसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और यही हमारी पावर है। मर्फी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं जो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। नॉर्मल तौर पर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के बारे में सुनते हैं कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद लोग सफर करते हैं, और ये ट्रू है। लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि बहुत से लोग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद एक्चुअली ग्रो करते हैं, स्ट्रॉन्गर बनते हैं, वाइसर बनते हैं, मोर कंपैशनेट बनते हैं। मर्फी कहते हैं कि ये हमारी चॉइस है, हम एडवर्सिटी को किस तरह यूज करते हैं। एडवर्सिटी हमें ब्रेक कर सकती है या मेक कर सकती है, और फर्क है हमारी माइंडसेट का, हमारी रेजिलियंस का। मर्फी एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं रेजिलियंस बिल्ड करने का, E+R इक्वल्स O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल्स आउटकम। इवेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्स हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा रिस्पॉन्स ही डिसाइड करता है कि आउटकम क्या होगा। मर्फी कहते हैं कि हमें अपने रिस्पॉन्स पर फोकस करना चाहिए। हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट हो, हम ये पूछ सकते हैं, मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूं, मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूं जो कंस्ट्रक्टिव हो, क्या मैं इस सिचुएशन से कुछ सीख सकता हूं। और जब हम इस तरह सोचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली रेसिलिएंट बन जाते हैं। चैप्टर 10, द जर्नी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। अब मर्फी 10वीं और लास्ट बात बताते हैं, और वो है कंटिन्यूअस ग्रोथ की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। मर्फी कहते हैं कि एक्सीलेंस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। हम कभी अराइव नहीं होते, हम हमेशा इवॉल्विंग रहते हैं, ग्रोइंग रहते हैं, बिकमिंग रहते हैं। मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर लोग एक सर्टेन लेवल पर पहुंचकर कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस मैं पहुंच गया, अब रिलैक्स कर सकता हूं। लेकिन मर्फी कहते हैं कि यही वो मोमेंट है जब डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हम ग्रो नहीं कर रहे तो हम ऑटोमेटिकली श्रिंक कर रहे हैं। लाइफ में कोई स्टैटिक स्टेट नहीं है, हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। मर्फी कहते हैं कि ट्रू मास्टर्स, ट्रू एक्सीलेंस के प्रैक्टिशनर्स वो लोग हैं जो कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होते। चाहे वो कितनी भी सक्सेस अचीव कर लें, वो हमेशा हंग्री रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, लर्निंग रहते हैं,
ग्रोइंग रहते हैं। मर्फी माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल देते हैं। जॉर्डन प्रोबेबली ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, लेकिन वो हर सीजन अपने गेम में कुछ नया ऐड करते थे, कुछ नया सीखते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऑलरेडी बेहतर हूं, अब और क्या सीखना है। वो हमेशा बेटर बनने की कोशिश करते रहे और यही उन्हें ट्रूली ग्रेट बनाता है। मर्फी कहते हैं कि हमें ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करनी चाहिए। ये कैरोल ड्वेक का कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हम बिलीव करते हैं कि हम अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। इसके अपोजिट है फिक्स्ड माइंडसेट, जो बिलीव करती है कि हमारी एबिलिटीज फिक्स्ड है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मर्फी बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस उन्हें ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो फेलियर से नहीं डरते, क्योंकि फेलियर्स उन्हें सीखने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो फीडबैक को वेलकम करते हैं, क्योंकि फीडबैक उन्हें इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मर्फी कहते हैं कि हमें हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। 1% बेटर, बस 1%, लेकिन कॉन्सिस्टेंटली। एंड द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। अगर हम हर दिन 1% बेटर बनते हैं, तो एक साल में हम 30 गुना बेटर हो जाते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मर्फी बताते हैं कि ग्रोथ के लिए हमें हम्बल रहना चाहिए। हम्बल का मतलब वीक नहीं है। हम्बल का मतलब है कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, कि हम परफेक्ट नहीं है, कि हम इंप्रूव कर सकते हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट ही हमें ओपन रखती है लर्निंग के लिए। मर्फी कहते हैं कि ईगो एक्सीलेंस की सबसे बड़ी एनिमी है। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम सीखना बंद कर देते हैं। हम फीडबैक को रिजेक्ट करते हैं, हम अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज नहीं करते और स्लोली हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम हम्बल होते हैं, तो हर पर्सन हमारा टीचर बन सकता है, हर सिचुएशन हमारा लेसन बन सकती है। हम कॉन्स्टेंटली सीख रहे होते हैं, एब्जॉर्बिंग कर रहे होते हैं, ग्रोइंग कर रहे होते हैं। मर्फी एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस बताते हैं। हर दिन के एंड में 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछो। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया, ये सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी विंस को एक्नॉलेज करने के लिए। दूसरा, आज मैं कहां बेहतर कर सकता था, ये लर्न करने के लिए, अपनी मिस्टेक से सीखने के लिए। तीसरा, कल मैं क्या डिफरेंटली करूंगा, ये इंप्रूव करने के लिए, एक्शन प्लान बनाने के लिए। मर्फी कहते हैं कि ये सिंपल प्रैक्टिस बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये हमें कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट करने के लिए फोर्स करती है, कॉन्शियसली लर्न करने के लिए, कॉन्शियसली इंप्रूव करने के लिए। और ओवर टाइम ये कंपाउंड हो जाती है, हम एक्सपोनेंशियली बेटर बन जाते हैं। मर्फी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, ग्रोथ सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होनी चाहिए, हमें होलिस्टिकली ग्रो करना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। मर्फी कहते हैं कि ट्रू एक्सीलेंस तब आती है जब हम सब एरियाज में बैलेंस्ड ग्रोथ कर रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ करियर पर फोकस करते हैं और हेल्थ को इग्नोर करते हैं, तो हम बर्नआउट हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ अचीवमेंट्स पर फोकस करते हैं और रिलेशनशिप्स को इग्नोर करते हैं, तो हम लोनली हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस पर फोकस करते हैं और इंटरनल ग्रोथ को इग्नोर करते हैं, तो हम एम्प्टी फील करेंगे। मर्फी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के सब एरियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना चाहिए, अपने माइंड को शार्प रखना चाहिए, अपने इमोशंस को हेल्दी रखना चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल साइड को डेवलप करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम ट्रूली एक्सेलेंट बन जाते हैं, नॉट जस्ट इन वन एरिया बट इन लाइफ एज अ होल। मर्फी कहते हैं कि यही इनर एक्सेलेंस का असली मतलब है। एक्सटर्नल अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल चीजें टेम्परेरी है, आज है, कल नहीं हो सकती। लेकिन इंटरनल ग्रोथ परमानेंट है। जो हम इंटरनली बन जाते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, कोई नहीं छीन सकता। मर्फी एक प्रोफाउंड लाइन के साथ अपनी किताब एंड करते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट वॉट यू अचीव, इट्स अबाउट हु यू बिकम इन द प्रोसेस।
ये सब कुछ समराइज कर देती है। एक्सेलेंस का जर्नी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। हम कौन बन रहे हैं, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, हम कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये थी जिम मर्फी की किताब इनर एक्सेलेंस। एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि ट्रूली एक्सेलेंट बनाती है अंदर से। हमने बहुत कुछ कवर किया आज, सेल्फ सेंटर्डनेस की इनविजिबल प्रिजन से लेकर लव, विजडम और करेज तक, फियर को ओवरकम करने से लेकर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करने तक, माइंड और इमोशंस को मास्टर करने से लेकर बिलीफ्स को चैलेंज करने तक, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से लेकर रेजिलियंस बिल्ड करने तक, पर्पस खोजने से लेकर कंटिन्यूअस ग्रोथ करने तक। लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट्स के बीच एक सेंट्रल थीम है, और वो है ये कि ट्रू एक्सेलेंस बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। जब हम इंटरनली स्ट्रांग होते हैं, इंटरनली पीसफुल होते हैं, इंटरनली अलाइंड होते हैं, तो एक्सटर्नल एक्सेलेंस ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। मर्फी की ये किताब आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर जाएं, अपने रियल सेल्फ को डिस्कवर करें, अपनी रियल पोटेंशियल को अनलॉक करें और अपनी बेस्ट लाइफ जिए। नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल लाइफ बट अ मीनिंगफुल लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ पर्पस, पीस एंड एक्सेलेंस। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यह जर्नी आज से शुरू हो सकती है। अभी से आपको कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं करना है, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, अवेयर बनना है, प्रेजेंट रहना है, अपनी बिलीव्स को चैलेंज करना है, अपने फियर्स को फेस करना है, अपने पर्पस को खोजना है और हर दिन थोड़ा बेटर बनना है। मर्फी का मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। तुम्हें पहले से ही एक्सेलेंस है, तुम्हें बस उसे अनकवर करना है। उन लेयर्स को हटाना है जो तुम्हारी रियल सेल्फ को ढक रही है, उन फियर्स को छोड़ना है जो तुम्हें होल्ड कर रहे हैं, उन बिलीव्स को बदलना है जो तुम्हें लिमिट कर रही है। और जब तुम ये करोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि एक्सेलेंस तुम्हारा नेचुरल स्टेट है। तो अगर आप इस किताब से इंस्पायर्ड फील कर रहे हो तो इसे पढ़िए, लेकिन सिर्फ पढ़िए मत, अप्लाई कीजिए, लाइव कीजिए, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। और जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होंगी, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी। मर्फी ने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगाई कि एक्सेलेंस का असली मतलब क्या है, और उन्होंने जो पाया वो सब कुछ इस किताब में है। ये किताब एक गिफ्ट है उन सब लोगों के लिए जो बेटर बनना चाहते हैं, जो अपनी पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं, जो अपनी बेस्ट लाइफ जीना चाहते हैं। तो याद रखिए, एक्सेलेंस बाहर नहीं है, अंदर है, और आज से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। इनर एक्सेलेंस की जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो आपको न सिर्फ सक्सेसफुल बनाएगी बल्कि ट्रूली फुलफिल्ड बनाएगी, ट्रूली हैप्पी बनाएगी, ट्रूली अलाइव बनाएगी। ये थी इनर एक्सेलेंस, जिम मर्फी की मास्टरपीस, एक किताब जो लाइफ बदल देती है अगर आप इसे ऑनेस्टली, ओपनली, करेजियसली अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रखिए, तुम्हें पहले से ही एक्सेलेंस है, बस उसे डिस्कवर करना है, उसे अनलीश करना है और उसे दुनिया के साथ शेयर करना है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी एक्सेलेंस की जरूरत है, तुम्हारी गिफ्ट्स की जरूरत है, तुम्हारे यूनिक कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। तो बाहर निकलो और अपनी एक्सेलेंस को शाइन करने दो, अंदर से, हमेशा के लिए।